हेलो गाइस, अगेन सभी का वेलकम है वाईडी की एडिटोरियल क्लास में। मैं हूं आपका होस्ट अमन बहल। आज सुबह के सेकंड एडिटोरियल से क्लास को अपने शुरू करेंगे। प्राइवेसी एंड सर्विलेंस इसका टाइटल है। इंटरेस्टिंग लिखा हुआ है, व्हाट्सएप के ऊपर बेस्ड है। आज के एडिटोरियल में प्राइवेसी का इशू बहुत डिस्कस होगा, तो आपके डिस्क्रिप्टिव के लिहाज से भी बहुत अच्छा आर्टिकल है ना। शुरू करेंगे उसी खास अंदाज में जिसमें ग्रामर और वोकैब को हर सेंटेंस का हम अलग लेकर के समझने की कोशिश करते हैं। सारे ग्रामर कॉन्सेप्ट, सारी वोकैबलरी आप इस क्विज के अंदर देखेंगे। आप इसको पहले से एक ट्राई दें। वीडियो के लास्ट में जब सारे कॉन्सेप्ट्स आप डिस्कस कर लेंगे तब अपने इस क्विज को सॉल्यूशन करेंगे, है ना। पर शुरू में एक बार कोशिश जरूर करना ताकि आपको पता लगे आपने कितना इस वीडियो के जरिए सीखा। शुरू करें, चलिए आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहे प्राइवेसी एंड सर्वेलेंस। प्राइवेसी का मतलब होता है निजता, है ना। हम अपनी निजी ज़िंदगी में क्या करते हैं वो कहलाती है हमारी प्राइवेसी। सर्वेलेंस का मतलब होता है निगरानी, किसी के ऊपर नज़र रखना। सर्वेलेंस के अपने पास सिनोनिम में बहुत अच्छे मॉनिटरिंग एंड स्पाइंग, और एक अच्छा और हाई लेवल का सिनोनिम है, एडवांस लेवल का वर्ड है एस्पिनाज। इस वर्ड को आप स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर्स में, स्टैंडर्ड आर्टिकल्स में देखोगे। एस्पिनाज, किसी पे नज़र रखना, जासूसी करना। तो कह रहे प्राइवेसी और जासूसी। अच्छा, किसकी बात कर रहा है? कह रहे ऑन व्हाट्सएप यूज़र पॉलिसी चेंज। बात हो रही है व्हाट्सएप की यूज़र पॉलिसी में बदलाव की। जो बदलाव व्हाट्सएप लेकर के आया है और जिसकी वजह से हमारे अकाउंट शायद हमको डीएक्टिवेट करने पड़े। चलिए इसके टाइटल पैराग्राफ को देखते हैं, क्या कहना चाह रहा है, इसकी मंशा क्या है। और उससे पहले वीडियो को दे एक लाइक और एक शेयर, ताकि इन वीडियोस को रीच मिले, यूट्यूब पे सब तक ये कंटेंट पहुंच पाए। कह रहे डेटा लोकलाइजेशन इज नॉट द ओनली अप्रोच टुवर्ड्स प्रोटेक्टिंग डेटा प्राइवेसी। कह रहे डेटा का जो लोकलाइजेशन का काम है ना, अब ये क्या होता है भाई, डेटा को अपने देश में ही ज़बरदस्ती स्टोर करवाया जाए, लोकलाइज किया जाए हमारा डेटा हमारे देश की बाउंड्री में, हमारे सर्वर्स में। कह रहे ये जो काम है ना डेटा लोकलाइजेशन, ये नहीं है द ओनली अकेला वो अप्रोच, वो तरीका। और किसकी तरफ? टुवर्ड्स प्रोटेक्टिंग डेटा प्राइवेसी, प्रोटेक्ट करने की तरफ, महफूज करने की तरफ डेटा की प्राइवेसी को, डेटा की सूचना की निजता को। समझ गए ना। तो सिर्फ और सिर्फ कंपनियों को अगर आप मजबूर करेंगे कि डेटा का सर्वर इंडिया में आप लगाओ, अगर सिर्फ यही मजबूर करेंगे तो ये मजबूरी ही हमारी डेटा की प्राइवेसी को इंश्योर नहीं करती है, उसके साथ में भी कई चीज़ें हमें चाहिए। सिंपल सेंटेंस है, इसका डीप मीनिंग आपको आर्टिकल को पढ़ के मालूम चलेगा, है ना। शुरू करेंगे आर्टिकल को, लेकिन उससे पहले आपको देखने की चीज़ें। सब्जेक्ट है लोकलाइजेशन, वर्ब है इज। इसी तरीके से सब्जेक्ट और वर्ब आपको मार्क्स मिलेंगे हर सेंटेंस के। अगर आप चैनल पे सीधे नए आए हो तो आपको पता चलेगा इस सब्जेक्ट और वर्ब को पकड़ने की एक्सरसाइज के कारण आपकी इंग्लिश में स्ट्रगल कम हो जाती है ना। तो आज से ही सब्जेक्ट वर्ब को पकड़ने की कोशिश करें। अच्छा, दूसरी चीज़, अगर आप एक ऐसे पर्सन हैं जो कि इंग्लिश में बहुत ज़्यादा मजबूर है, इंग्लिश की वजह से आपकी नैया जो है डूबी हुई है एग्जाम्स में, तो आप अपने बेसिक्स पे काम करना शुरू करें आज से ही। इस आर्टिकल को पढ़ने के साथ साथ आपको इस ग्रामर सीरीज़ को शुरू से लास्ट तक पूरा करना है। देखो, मैं रोज़ इसलिए बताता हूँ, कुछ लोग नए आते हैं और कुछ लोग पुराने वाले समझ नहीं पाते हैं, है ना। अगर इस सीरीज़ को आपने शुरू से लास्ट तक पूरा किया, लाखों लोग कर चुके हैं, आप देखेंगे इन सीरीज़ की वीडियोस को, शुरू से लास्ट तक आपने पूरा किया, इंग्लिश में आपका 2 नंबर 4 नंबर का जो खेल है वो खत्म हो जाएगा, है ना। आप अचानक से 4 से 8 या 10 नंबर लाने लगेंगे, कट ऑफ को क्लियर करने लगेंगे। ये वीडियोस सबकी सब फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, सबके लिए फ्री हैं, आप फ़ायदा उठाएं। इन्हीं के नीचे मिलेंगी आपको प्रीमियम कंटेंट की वीडियोस, जिसमें एसएससी और यूपीएससी और बैंकिंग के एग्ज़ाम को कैसे अप्रोच करना है मैं आपको सिखाता हूँ। आप इन वीडियोस को मेंबरशिप ज्वाइन करके देख सकते हैं, छोटा सा कंट्रीब्यूशन है। ज्वाइन बटन पर प्रेस करें और इस वीडियो को प्ले करें, आपको बताया जाएगा कैसे मेंबरशिप लेनी है। अब एक समरी से शुरू करते हैं, आपको पता लगे किस बारे में लिखा हुआ है। भारत सरकार ने व्हाट्सएप से एक सवाल पूछा कि आपने यूरोप के अंदर तो ये अपडेट नहीं दी, फिर इंडिया में क्यों दी? इंडियन से भेदभाव, इंडियंस के डेटा के साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? इसी बीच इसी गवर्नमेंट ने एक लॉ भी बना रही है। इस लॉ के अंतर्गत अब व्हाट्सएप को अपना डेटा इंडिया की बाउंड्रीज में ही रखना होगा। हमारा एडिटोरियल क्या करे? कह रहे पहला सवाल तो आपका बहुत अच्छा है, व्हाट्सएप से आपने सवाल किया, उसको मालूम चले कि इंडियंस का डेटा भी आप इजीली ऐसे यूज़ नहीं करोगे। और कह रहे दूसरा जो आप काम कर रहे हो
उस लॉ में एक चीज़ का ध्यान रखना, डेटा को देश में रखने से डेटा महफूज नहीं होता, कुछ ऐसे कानून भी बनाना कि सरकार भी उस डेटा को यूज़ ना कर पाए, है ना। व्हाट्सअप ना यूज़ करे और हमारी सरकार भी हमारे डेटा के ऊपर यूज़ करके हमारे ऊपर निगरानी ना करे। तो अगर लॉ जो भी बनाओ बहुत अच्छे से बनाना ताकि उसका काम लगे, सबको कुछ बेनिफिट मिले। यही इसकी समरी है। समरी को टाइप करें, कमेंट सेक्शन में डालें, मैं कुछ समरीज को रेट करता हूँ। साथ ही साथ आज की टोन है एनालाइजिंग, पूरी सिचुएशन को एनालाइज कर रहा है और बता रहा है क्या होना चाहिए और क्या हमारे लिए बेहतर होगा, है ना। एनालाइजिंग टोन, कर फॉलोइंग एन एक्सोडस ऑफ इट्स यूजर्स फ्रॉम इट्स मैसेजिंग सर्विसेज WhatsApp to apps such as Signal and Telegram, which promise more privacy options. The Facebook-owned service might have been forced to postpone the date for users to accept its new privacy policy terms to May 15. लंबा सेंटेंस है पर आराम से पढ़ो इसको पीस बाय पीस, है ना। फॉलोइंग मतलब बाद में, कह रहे बाद में, आफ्टर। अच्छा भाई किसके? एक एक्सोडस के। एक्सोडस का मतलब होता है मास माइग्रेशन, हजारों लाखों की संख्या में किसी चीज़ का बाहर निकलना कहीं से, है ना। जैसे किसी देश से लोगों का पलायन होता है ना, हजारों लाखों की संख्या में। कह रहे बाद में एक पलायन के, बाद में एक एक्सोडस के, और किसके? इसके यूजर्स का, व्हाट्सएप को यूज़ करने वाले लोगों का। और कहाँ से? इसकी मैसेजिंग सर्विस से जिसका नाम है व्हाट्सएप, है ना। कह रहे व्हाट्सएप से हजारों लोगों के अनइंस्टॉल होने के बाद। अच्छा हुआ क्या? ये एक्सोडस किसकी तरफ हुआ? उन ऐप्स की तरफ हुआ जैसे कि सिग्नल और टेलीग्राम। अच्छा ये कौन सी ऐप है जो वादा करती हैं, जो प्रॉमिस करती हैं और ज़्यादा प्राइवेसी ऑप्शंस का और ज़्यादा निजता के अधिकारों का। कह रहे इस पूरे घटनाक्रम के बाद, ऐसे एक्सोडस के बाद व्हाट्सएप के हुआ क्या? कह रहे जो फेसबुक ऑन सर्विस है ना, ये जो व्हाट्सएप नाम की सर्विस है जिसको फेसबुक ऑन करता है, जिसका मालिक है फेसबुक, कह रहा हो सकता है ये फोर्स हो गई हो सकता है ये पैसिव वॉइस में दबाव में आ गई हो, तनाव में आ गई हो कि ये पोस्टपोन करे। और किसको? उस डेट को जो है इसके यूजर्स के लिए एक्सेप्ट करने की इसकी नई पॉलिसी टर्म्स को। अच्छा पोस्टपोन कहाँ करना है? मई 15 तक। समझ गए? सिंपल वे में पढ़ाया मैंने, अब एक बार रिपीट कर देता हूँ, सारे पीसीस को एक साथ जोड़ लो। बहुत ही बड़े एक्सोडस के बाद इसके यूजर्स का इस ऐप की सर्विस से जिसका नाम है व्हाट्सएप एक्सोडस हुआ है, पलायन हुआ है सिग्नल और टेलीग्राम की तरफ। ये दो वो ऐप्स हैं जो वादा करती हैं और ज़्यादा निजता का, प्राइवेसी का। करे इस घटनाक्रम के बाद फेसबुक जिसकी मालिक है ऐसी ऑन सर्विस, ऐसा व्हाट्सएप, हो सकता है वो फोर्स हो गया हो कि वो आगे बढ़ा दे, पोस्टपोन कर दे इसकी इस डेट को जो इसके यूजर्स के लिए है एक्सेप्ट करने की इसकी नई पॉलिसी की शर्तों को, टर्म्स को। और कहाँ पोस्टपोन किया? मई 15 तक। तो फरवरी 8 नहीं, अब याद रखें नई डेडलाइन है मई 15। अब इस सेंटेंस पे देखने वाली चीज़ें, सब्जेक्ट वर्ब सबसे जरूरी है पकड़ना, आपके सामने है, कलर दिए हुए मैंने। अब वर्ड्स को देख लो। फॉलोइंग मतलब बाद में, इसको आप आफ्टर भी बोल सकते हो और इन द वेक ऑफ भी बोल सकते हो, दोनों इसके सिनोनिम है। एक्सोडस का मतलब होता है मास माइग्रेशन, किसी जगह से बहुत बड़ी संख्या में पलायन करना, दूसरी जगह जाना। बड़े आगे पीस बाय पीस पढ़ते जाओ, कोई बड़ा हुआ नहीं है, इंग्लिश बहुत आसान है, बस टेक्निक यही फॉलो करनी है। कह इन जस्ट डेज आफ्टर द अर्लियर अनाउंसमेंट बाय व्हाट्सएप, Signal has emerged as the leading app on app stores as Indian users signal their discomfort with the former's data sharing policies. कह रहे महज डेज आफ्टर, महज दिनों के बाद ही। अच्छा किसके भाई? आफ्टर किसके? पहले वाली अनाउंसमेंट के, जो पहले वाली 8 फरवरी की जो ऐलान था। कह रहे महज कुछ ही दिनों में पहले वाली अनाउंसमेंट के व्हाट्सएप के द्वारा, व्हाट्सएप की तरफ से सिग्नल उभर करके आया है सबसे आगे वाली लीडिंग ऐप के तौर पे ऐप स्टोर्स पे, है ना, आईफोन पे भी और प्ले स्टोर पे भी। कह रहे महज कुछ दिनों में ही व्हाट्सएप की पहले वाले ऐलान से सिग्नल इमर्ज हो गया है सबसे आगे चलने वाली ऐप, सबसे ज़्यादा डाउनलोड होने वाली ऐप ऐप स्टोर्स पे। अच्छा कैसे हुआ ये काम? कह रहे क्योंकि इंडियन यूजर्स ने सिग्नल किया, इंडियन यूजर्स ने इशारा दिया उनके डिस्कम्फर्ट का, उनकी परेशानी का। और किसके साथ? विद द फॉर्मर्स डेटा शेयरिंग पॉलिसीज, इस पहले वाली कंपनी की डेटा को शेयर करने वाली पॉलिसीज के साथ। अब ये पहले वाली कौन सी कंपनी है भाई? पहले वाली है व्हाट्सएप और बाद वाली है सिग्नल, है ना। तो जिस ऑर्डर में सेंटेंस में आई है, हम फॉर्मर की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं व्हाट्सएप की, समझ गए ना। तो व्हाट्सएप के ऐलान के कुछ दिनों के बाद ही सिग्नल सबसे बड़ी ऐप बन गया, क्योंकि इंडियन यूजर्स ने बोल दिया हमें बिल्कुल पसंद नहीं आई व्हाट्सएप की बात, और इसी वजह से डेटा शेयरिंग पॉलिसीज के सामने हमने अपना डिस्कम्फर्ट भी दिखाया है। समझ गए सेंटेंस?
सिग्नल करना, इशारा करना, इमर्ज करना, उबर करके आना, बाकी सेंटेंस में कुछ है नहीं, है ना। चलो, किसी का सवाल हो सर ये एज का मतलब क्योंकि कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ क्योंकि एज पे आपने एक स्पेशल वीडियो बनी हुई है, वो देखी नहीं है ना। तो 5 मिनट की एक वीडियो है, अभी मैं टाइम निकाल के यहाँ डालूंगा, कमेंट्स में भी डाल देता हूँ। एज के सभी यूजेस को उस वीडियो से रिफर करें, बहुत इंटरेस्टिंग वे में बनी हुई है ना। कह रहे हाँ, कह रहे व्हाट्सएप with 459 million users had emerged as the leading communication application for most Indians। सेंटेंस में ग्रामर कॉन्सेप्ट भी है, ध्यान से देखें। कह रहे व्हाट्सएप जो है ना 459 मिलियन यूजर्स के साथ, कितने हो गए भाई? 45-46 करोड़, है ना। कह रहे व्हाट्सएप जो है लगभग 46 करोड़ यूजर्स के साथ उभरा था या उभर चुका था। और कैसे? सबसे आगे वाली कम्युनिकेशन एप्लीकेशन के तौर पे, लीड करने वाली मैसेजिंग ऐप के तौर पे, ज़्यादातर इंडियंस के लिए, ज़्यादातर भारतीयों के लिए, है ना। तो व्हाट्सएप ही 46 करोड़ इंडियंस की पसंद था आज की डेट में, अभी तक हुआ करता था, है ना। अब इस सेंटेंस में देखने वाली चीज़ देखो। आपसे मेरा सवाल है, मोस्ट से पहले द लगता है लेकिन क्यों नहीं लगा? अब इस सवाल का जवाब आपको मिलेगा, सामने कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, आपके मैंने लिख दिया है और कई बार मैं करवा भी चुका हूँ ना, नया कॉन्सेप्ट नहीं है। आप सब लोग यहाँ पे 2 मिनट लें और कोशिश करें तीनों सेंटेंस में मोस्ट को, इस रूल को लगा करके आपको डिसाइड करना है कहाँ पे द लगना चाहिए और कहाँ पे द नहीं लगना चाहिए। सब लोग कोशिश कर ले, फिर मैं भी करवाऊंगा, एक बार आप कोशिश करें। चलो, रूल ये कहता है अगर मोस्ट का मीनिंग हो ज़्यादातर, और मोस्ट का मीनिंग हो ज़्यादातर उसके बाद में रखा हो नाउन, तो मोस्ट अकेला आएगा, बिना द के आएगा। और अगर मोस्ट किसी एडजेक्टिव के पहले आ रहा हो और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए आ रहा हो तो उससे पहले द आएगा। समझ गए ना। मोस्ट से पहले तब द आएगा जब मोस्ट के बाद में एक एडजेक्टिव पढ़ा हो और सुपरलेटिव डिग्री बन रही हो। समझ गए। अगर एडजेक्टिव ना पढ़ा हो, नाउन पढ़ा हो और ज़्यादातर वाला मीनिंग आ रहा हो, तब आपको मोस्ट को बिना द के लगाना है ना। तो अगर नाउन पढ़ा है ना मोस्ट के बाद, तब तो द कभी भी नहीं आएगा। सिंपल सा रूल, ऐसे आप इसको समझ सकते हैं। अब इसको मैं अप्लाई करता हूँ। द मोस्ट स्टूडेंट्स डिसाइडेड टू बॉयकॉट द एग्जामिनेशन। ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने डिसाइड किया कि एग्जामिनेशन को बॉयकॉट करेंगे, इसको हम सिरे से खारिज करेंगे। अब देखो ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं, द मोस्ट स्टूडेंट्स कैसे हैं भाई? ज़्यादातर। अगर ज़्यादातर हैं तो मेरे भाई इस द को यहाँ पे निकाल दो। आपको द को निकाल के मोस्ट को एज ए डिटरमाइनर यूज़ करना है, ना कि इसको एडवर्ब। समझ गए ना। तो मोस्ट स्टूडेंट्स लिखना है क्योंकि ज़्यादातर की बात हो रही है। मोस्ट के बाद में स्टूडेंट नाम का कॉमन नाउन पड़ा है, द का यहाँ पे कोई भी कनेक्शन नहीं है। अगला सेंटेंस देखो, द कॉन्ट्रैक्ट वॉज अवॉर्डेड टू मोस्ट सक्सेसफुल कंपनी। कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया गया सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल कंपनी को। सक्सेसफुल मतलब कामयाब। अब देखो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल कंपनी की बात हो रही है। सक्सेसफुल एक एडजेक्टिव भी है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सक्सेसफुल, मोर सक्सेसफुल, है ना। एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री की बात कर रहे हैं, ज़्यादातर सक्सेसफुल नहीं, सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल। तो मेरे भाई यहाँ पे द मोस्ट वाला आपका सेट बैठेगा। समझ रहे हो ना, किसी को दिक्कत तो नहीं है ना। मोस्ट के आगे द कब लगना है, कब द नहीं लगना, इस फॉर्मूला को फॉलो करें, आपको मालूम चलेगा। अब तीसरे वाले में मैंने दोनों को मिक्स कर दिया है, एक ही सेंटेंस में दोनों को यूज़ करेंगे, है ना। मोस्ट और द मोस्ट को। द मोस्ट अफ्रीकन कंट्रीज आर स्टेयरिंग एट वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस ग्लोबल फेमाइन्स एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ वर्ल्ड वाइड लॉकडाउन्स। कह रहे ज़्यादातर अफ्रीकन कंट्रीज है ना, वो स्टेयर कर रही हैं, वो देख रही हैं, है ना। स्टेयर करना मतलब देखना, है ना, किसी चीज़ को भांपना। ज़्यादातर अफ्रीकन कंट्रियाँ भांप रही हैं और किसको? एक ऐसे डेंजरस ग्लोबल फेमाइन को, दुनिया भर में अकाल को। और कैसे? कॉन्सिक्वेंस के तौर पे वर्ल्ड वाइड लॉकडाउन्स के, जो लॉकडाउन लगे ना उसकी वजह से 2021 और 2022 में अफ्रीकन कंट्रियाँ भूखी मरेंगी, ऐसा उनको लग रहा है, ऐसा होने वाला है ना। अब देखो मोस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ की बात हो रही है यहाँ पे ज़्यादातर अफ्रीकन कंट्रीज़ की बात हो रही है। तो ज़्यादातर के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लगाऊंगा मोस्ट बिना द के। समझ गए ना, सुपरलेटिव डिग्री नहीं है यहाँ पे। द मोस्ट अफ्रीकन, सबसे ज़्यादा अफ्रीकन की बात नहीं हो रही, सबसे ज़्यादा अफ्रीका की कंट्रीज़ की बात हो रही है। मोस्ट का द निकाल दो। अच्छा आगे देखो, ये देख रही है सबसे ज़्यादा डेंजरस, खतरनाक फेमाइन की तरफ, है ना, सबसे ज़्यादा खतरनाक अकाल की तरफ, है ना, सबसे ज़्यादा खतरनाक। तो द मोस्ट डेंजरस, यहाँ पे डेंजरस का सुपरलेटिव बनाना है। आई थिंक समझ गए होंगे, यहाँ पे मोस्ट, यहाँ पे द मोस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा व्हाट हैज़ कॉज्ड पेट्रन्स डिस्कम्फर्ट इज व्हाट्सएप्स एबिलिटी टू सीमलेसली शेयर यूजर मेटा डेटा
एंड मोबाइल इंफॉर्मेशन विद इट्स पेरेंट कंपनी एंड सोशल मीडिया behemoth फेसबुक। कह रहे जिस चीज़ ने कॉज किया है डिसकंफर्ट को इसके पेट्रन्स को। पेट्रन कौन होते हैं? आपका सपोर्टर भी आपका पेट्रन है और आपका रेगुलर कस्टमर भी आपका पेट्रन है। कह रहे ज़्यादातर लोगों ने, ज़्यादातर पेट्रन्स को जिस चीज़ ने कॉज किया है डिसकंफर्ट को, परेशानी को, वो चीज़ है व्हाट्सएप की वो ताकत, वो एबिलिटी जो है सीमलेसली शेयर करने की, जो है स्मूथली शेयर करने की, साझा करने की यूज़र के मेटा डेटा को, यूज़र से जुड़ी हुई मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन को और उसके मोबाइल इन्फॉर्मेशन को, कौन सी सिम है, कितनी बैटरी है, कौन सा मोबाइल है ना, और किसके साथ, इसकी पेरेंट कंपनी के साथ और सोशल मीडिया बेहमत के साथ, जायंट के साथ जिसका नाम है फेसबुक। समझ गए ना? तो कह रहे ज़्यादातर व्हाट्सएप के रेगुलर कस्टमर, ज़्यादातर व्हाट्सएप के रेगुलर यूजर्स डिस्कम्फर्ट में इसी वजह से है, रीज़न है व्हाट्सएप के पास ताकत मिलेगी व्हाट्सएप को कि वो स्मूथली शेयर कर सके हमारे मेटा डेटा को और हमारी मोबाइल इंफॉर्मेशन को अपनी पेरेंट कंपनी के साथ जिसका नाम है फेसबुक, और जो अपने आप में सोशल मीडिया टाइटन भी है, अपने आप में बहुत बड़ा जायंट भी है। समझ गए ना? यहाँ पे अब एक चीज़ को नोटिस करोगे, वर्ब्स हैं दो, पहली हैज़ कोस्ट, दूसरी इज, सब्जेक्ट है एक, दूसरा सब्जेक्ट कहीं दिख नहीं रहा। मैं आप सबसे सवाल करूँगा, थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है, अगर आपने ग्रामर सीरीज़ को पूरा कर लिया है या रिलेटिव प्रोनाउन तक पहुँच गए हो तो आप मुझे बताएंगे इस इज नाम की वर्ब का सब्जेक्ट कौन है। अगर आप कोशिश करेंगे, अगर आपने वास्तव में मन से ग्रामर सीरीज़ को देखा है, रिलेटिव प्रोनाउन की वीडियो देखी है, तो आपको वर्ड से याद आ जाना चाहिए यहाँ पे सब्जेक्ट कौन बनेगा इस इज का। अभी के लिए इसको सस्पेंस रखते हैं, है ना, कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा एडवांस्ड है। अब देखने वाली चीज़ें, behemoth मतलब जायंट, कोई बड़ा सा दानव, है ना, टाइटन बोलो, जायंट बोलो। मेटा डाटा मतलब मोटा मोटा डाटा, है ना, हमारे बारे में मोटी मोटी इंफॉर्मेशन। सीमलेसली, ये वर्ड बना है सीम से। सीम का मतलब होता है रिंकल्स, सलवटें। हमारे कपड़े की सलवटें कहलाती हैं सीम, है ना, SEAM, ये डबल ई वाला नहीं है, SEAM। सीम का मतलब है रिंकल, सीमलेस मतलब जिस चीज़ में रिंकल्स ना हो, एकदम रिंकललेस हो या स्मूथ हो। कपड़े के ऊपर आयरन करोगे तो कपड़ा स्मूथ हो जाएगा। सीमलेस मतलब स्मूथ। सीमलेस से ही हमने एडवर्ब बनाई है स्मूथली। अगर ये सीमलेसली शेयर कर रही है डेटा को तो बड़ी ही स्मूथली डेटा को शेयर करेगी। इसका बिल्कुल उल्टा है सीमलेसली का या सीमलेस का, सीमी या रफ। समझ गए ना? स्मूथ मतलब सीमलेस, और जो चीज़ उबड़ खाबड़ हो, थोड़ी सी अगली हो, थोड़ी सी रफ हो, उसको हम बोलेंगे सीमी, है ना, सीमी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा फेसबुक INC which also owns Instagram has sought to integrate the offerings from WhatsApp, Insta and FB, with the former acting also as a tool that sources payments for services and ads posted on the latter two applications beyond its primary use as a messaging service। देखो सेंटेंस लंबा है और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। एक चीज़ का काम करते हैं, हमने छोटा सा काम करते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का आप छोड़ दो। निशानी क्या है इसकी? 2 कॉमास के बीच का है और विद से शुरू हो रहा है। अगर ऐसा बीच में कोई आपको फ्रेज मिले, क्लोज मिले, उसको साइड में रख के बाकी वाले को पढ़ लो ताकि आपको पता लगे क्या लिखा हुआ है ना। अब मैं इसको पढ़ने जा रहा हूँ इस बीच वाले को छोड़ के। कह रहे फेसबुक INC, ये कंपनी का नाम है, फुल नेम फेसबुक इनकॉर्पोरेट, है ना। कह रहे फेसबुक INC जो कि ओन भी करती है, मालिक भी है इंस्टा की। कह रहे यही फेसबुक IC ने, जो इसकी मालिक है, सॉर्ट किया है। इस फेसबुक IC ने कोशिश की है ना, सॉर्ट करना मतलब किसी चीज़ को पाने की कोशिश करना। इसने कोशिश किया है कि इंटीग्रेट कर दे ऑफरिंग्स को, सर्विसेज को। ऑफरिंग मतलब सर्विसेज, और कहाँ से? व्हाट्सएप से, इंस्टा से और फेसबुक से। तो फेसबुक चाहती है कि इन तीनों की सर्विस को मैं एक बना दूं, इंटीग्रेट कर दूं, तीनों को साथ में जोड़ के एक साथ पैसा कमाऊं, है ना। अब देखो मैं बीच वाला छोड़ रहा हूं, और कहाँ इंटीग्रेट करना है? बियॉन्ड इट्स प्राइमरी यूज एज अ मैसेजिंग सर्विस। ये करेगी पार इसके मुख्य यूज के, और जो यूज है, इस्तेमाल है मैसेजिंग सर्विस का। तो फेसबुक यही चाहती है, अब मैसेज बहुत हो गया, अब मैं व्हाट्सएप, इंस्टा और फेसबुक तीनों को जोड़ूंगी, और कहाँ जोड़ूंगी? मैसेजिंग वाले रोल से आगे हटके 4 पैसे भी कमाऊंगी इन तीनों चीज़ों को जोड़ के। समझ गए? अब देखो इतना हम पढ़ चुके हैं, इतना और इतना। अब देखो बीच वाला पढ़ते हैं क्या कहना चाह रहा है। कह रहे विद द फॉर्मर एक्टिंग ऑल्सो एज अ टूल। देखो फॉर्मर का मतलब है पहला वाला। आपके पास 3 कंपनियों के नाम लिखे हुए हैं, पहली व्हाट्सएप, दूसरी इंस्टा, तीसरी FB, है ना, फेसबुक। कह रहे के साथ ही पहली वाली के एक्ट करने के, पहली वाली कौन है? व्हाट्सएप।
फॉर्मर के एक्ट करने के, काम करने के साथ ही, और कैसे, ऑल्सो साथ ही साथ एक टूल के तौर पे, एक उपाय के तौर पे, है ना, एक मेजर के तौर पे, जो कि सिक्योर करेगा, महफूज करेगा पेमेंट्स को सर्विसेज के लिए, और किसको, एड्स को महफूज करेगा जो होंगी पोस्ट दो बाद वाली पे, द लेटर टू एप्लीकेशंस पे। फॉर्मर मतलब सबसे पहली वाली, मतलब कि व्हाट्सअप, द लेटर टू मतलब बाद वाली दोनों की दोनों, जैसे कि इंस्टा और एफबी, समझ गए ना। तो कह रहे इस काम के साथ में ही कि व्हाट्सअप तो पेमेंट का काम किया करेगा सर्विसेज के लिए, और जो ऐड होती हैं इंस्टा पे, लेटर टू पे, इंस्टा पे और एफबी पे, तो ऐसा इसने सोचा है, मैं ऐसे इंटीग्रेट करूंगा, ऐड देखोगे इंस्टा पे, ऐड देखोगे एफबी पे, और पैसा मैं लिया करूंगा व्हाट्सअप पे, तीनों को जोड़ दूंगा, दिन रात पैसे ही पैसे कमाऊंगा, है ना। ऐसा इस फेसबुक का मानना है, समझ गए। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर आप बीच वाला साइड में रखोगे तो बड़ा सिंपल हो जाएगा, आपको ऐसे पढ़ना है। फॉर्मर मतलब पहले वाला, लेटर मतलब बाद में वाला, लेटर टू लिखा है तो मैं समझ गया ये तीन की बात कर रहा है, पहले वाले को फॉर्मर बोल दिया, लेटर टू मतलब एफबी और इंस्टा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सिंपल सेंटेंस है अब। कह रहे द इंटीग्रेशन ऑफ 3 लार्ज कंजम्पशन प्रोडक्ट्स इज अ मीन्स टू मोनेटाइज देयर एवरीडे यूज बाय कंज्यूमर्स एंड कंसिडरिंग द फैक्ट दैट Facebook's revenue model uses data on its platform to allow advertisers to target ads towards users। इतना ही पढ़ूंगा, देखो सेंटेंस तो अभी और भी आगे है ना। कह रहे जो इंटीग्रेशन है, देखो इंटीग्रेशन क्या होता है, ऊपर एक वर्ड आया होगा, यहाँ भी है ना, इंटीग्रेट, इकट्ठा कर देना, एक दूसरे से मेल जोल बना करके, है ना, इसको कहते हैं इंटीग्रेट करना। तो इंटीग्रेशन का मतलब भी ये होता है चीज़ों को कोऑपरेट करवाना, अमलगमेट कर देना, है ना, उनको एक साथ में जोड़ देना। कह रहे जो जोड़ देने का काम है 3 लार्ज कंजम्पशन प्रोडक्ट्स को, कौन कौन से, व्हाट्सअप, फेसबुक और इंस्टा। कह रहे जो जोड़ देने का काम है ना, ये एक उपाय है, एक मीन्स है, इस वर्ड को भी देखेंगे, ये अपने आप में एक तरीका है, एक जरिया है मोनेटाइज करने का, पैसा कमाने का, और किससे, उनके एवरीडे यूज से, उनके नॉर्मल रूटीन यूज से, और किस जरिए, किस तरीके से, बाय कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स के द्वारा, है ना, यूज कंज्यूमर्स के द्वारा। और करे कंसीडर, इतना समझ गए ना, अब आगे बढ़ रहे हैं। करे कंसीडर करते हुए इस फैक्ट को, देखते हुए इस तथ्य को, दैट वो ये कि फेसबुक का रेवेन्यू मॉडल यूज करता है डेटा को इसके प्लेटफॉर्म पे, और क्यों, ताकि वो अलाउ करे एडवर्टाइजर्स को कि वो टारगेट करें एड्स को यूजर्स के सामने, है ना। मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे स्टूडेंट वाली ऐड, आप बिजनेसमैन हो तो आपको बिजनेस वाली ऐड। कह रहे इस चीज़ को कंसीडर करते हुए कि फेसबुक का रेवेन्यू मॉडल ऐसा ही है कि ये हमारे डेटा को एडवर्टाइजर्स को अच्छी ऐड परोसने के लिए हमें यूज़ करता है ना। कह रहे इस चीज़ को कंसीडर करते हुए, कह रहे द एल्गोरिथम्स वुड बेनिफिट फ्रॉम द व्हाट्सअप डेटा एज वेल। जो एल्गोरिथम है फेसबुक का, जो फॉर्मूला है ना, जिसके ऊपर फेसबुक बना है, जिस कोडिंग के ऊपर, वो बेनिफिट करेगी, और कहाँ से बेनिफिट करेगी, व्हाट्सअप डेटा से भी साथ ही साथ। समझे थोड़ा सा कि गोल हो गया पूरा, है ना। एक बार मैं पूरा एक फ्लो में बता देता हूँ। तीनों कंजम्पशन प्रोडक्ट्स को जोड़ने का जो काम है, कंजम्पशन प्रोडक्ट्स है व्हाट्सअप, फेसबुक और इंस्टा, ये अपने आप में एक तरीका है कि पैसा कमाया जाए एवरीडे यूज़ के द्वारा, रूटीन यूज़ के द्वारा इसके कंज्यूमर से। और कंसीडर करते हुए इस फैक्ट को, इस चीज़ को देखते हुए कि फेसबुक का पूरा मॉडल इसी तरीके पे आधारित है कि ये यूज़ करता है हमारे डेटा को अपने प्लेटफॉर्म पे, कि एडवर्टाइजर्स को ये अलाउ करे कि वो टारगेट करें हमें एड्स को यूजर्स के सामने, है ना, जैसा यूज़र वैसी ऐड करे। इस चीज़ को देखते हुए हम कह सकते हैं कि फेसबुक के एल्गोरिथम को बहुत बेनिफिट होगा इस इंटीग्रेशन से, इस व्हाट्सअप डेटा के साथ ही, है ना, इससे भी उसको बहुत फ़ायदा मिलेगा। अब आ जाओ इसमें देखने वाले वर्ड्स को, सेंटेंस देख लेना, एक बार रिपीट कर लेना, अच्छा सेंटेंस है, लंबा है ना। देखने वाले वर्ड्स कौन से हैं, एवरीडे। देखो एवरीडे दो तरह का होता है, एक तो एवरी और डे के बीच में स्पेस है, और एक विदाउट स्पेस, दोनों को आपको समझना है ना। मैं आपको एग्जाम्पल्स के जरिए समझा रहा हूँ, सामने आपके फॉर्मूला लिखा हुआ है। अगर एवरीडे बिना स्पेस का हो तो इसका मतलब है रूटीन, है ना, रोजमर्रा वाला एडजेक्टिव होता है। और एवरीडे विद स्पेस हो, इसका मतलब है डेली, ये वो वाला एवरीडे है, मतलब रोज वाला, है ना, डेली वाला। अब मैं इसको यूज करता हूँ। माई नेबर लीव्स फॉर ऑफिस एट 10 AM एवरी डे। मेरा पड़ोसी ऑफिस के लिए निकलता है सुबह 10 बजे हर रोज। देखो हर रोज निकलता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी चाहिए। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहती है कि एवरी डे के बीच में स्पेस होगा, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे स्पेस लगाना है, ऐसे ये सेंटेंस अब सही हुआ, समझ गए ना। अगर ये साथ में जुड़ा हुआ है तो सेंटेंस गलत है, अब ये सेंटेंस सही है। अगला देखो, आई वेंट टू मार्केट टू बाय अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स फॉर एवरीडे यूज। मैं बाजार में गया बाय करने के लिए, खरीदने के लिए एक ट्राउजर्स को
किसके लिए? रोज़मर्रा के यूज़ के लिए, डेली यूज़ के लिए या रोज़मर्रा के यूज़ के लिए, है ना। एवरीडे यूज़ का मतलब है यहाँ पे यूज़ के लिए एक एडजेक्टिव चाहिए, ना कि एडवर्ब। एडजेक्टिव फॉर्म होती है एवरीडे, ना कि स्पेस वाला एवरीडे, समझ गए ना। एवरीडे यूज़ का मतलब है रोज़मर्रा वाला यूज़, रूटीन यूज़। यूज़ नाम के नाउन के लिए एडवर्ब मत लगाए ना, एडजेक्टिव चाहिए। तो ये इन दोनों में फ़र्क है। एक और ग्रामर कॉन्सेप्ट है, आज बहुत सारे आए हैं ना। देखो मीन्स के आगे अ लगा हुआ है, मीन्स के आगे अ लगा हुआ है। मीन्स तो प्लूरल होना चाहिए, फिर भी अ लेके बैठा है। ऐसे हमारे पास बहुत सारे नाउन्स हैं जो अपने पीछे एस लेने के बावजूद सिंगुलर की तरह ट्रीट होते हैं। मैं एक बार आपके सामने लिख रहा हूँ ताकि आपको वो याद आए। न्यूज़, बीमारियां हैं मम्स, एड्स, सब्जेक्ट्स है मैथमेटिक्स, ऐसे ही सोशोलॉजी या पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स है ना, पॉलिटिक्स। इसी तरह से एक वर्ड है हमारे पास शैम्बल्स। शैम्बल्स, शैम्बल्स का मतलब होता है डिसऑर्डर, है ना, अपने आप में अराजकता। शैम्बल्स के आगे हमेशा आप आगे इसके देखेंगे अ शैम्बल्स, है ना, क्योंकि शैम्बल्स प्लूरल है, सिंगुलर है, दिखता प्लूरल है। इसका मतलब है अराजकता, लेकिन एस आने के बावजूद ये सिंगुलर होता है। इसके आगे अ या एन जो भी लगाना आपको लगाना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं हमारे पास जो प्लूरल हमें दिखते हैं लेकिन होते सिंगुलर हैं, है ना। चलो, ये ऊपर वाला मैं आज आपको नहीं बता रहा, मीन और मीन्स में एस लगता ही डिफरेंस आ रहा है। इस पे मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है ना। ऐसे मैंने 10 से 12 पेयर्स लिए हैं जहाँ पे किसी भी नाउन के आगे एस लगते ही उसका मीनिंग चेंज होता है। आज या कल में वो वीडियो आपको मिल जाएगी, वहाँ समझाऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देख लेना मीन्स वाला है ना, अ मीन्स क्यों लगा है। इस पे मैंने ग्रामर क्विज में क्वेश्चन बनाया हुआ है आज का। करे सच डेटा ट्रांसफर फ्रॉम व्हाट्सएप टू फेसबुक is not possible in regions such as the EU, where data protection laws have stringent restrictions on storage and transfer of user data. कह रहा है ऐसा डेटा ट्रांसफ़र, और कहाँ से? व्हाट्सएप से फेसबुक में, फ्रॉम व्हाट्सएप टू फेसबुक। कह रहा नहीं है वो पॉसिबल, नहीं है वो बिल्कुल भी जो है पॉसिबल। ऐसे रीजन्स में जैसे कि सच एज EU, यूरोपियन यूनियन, जहाँ पे डेटा प्रोटेक्शन के लॉज हैं बहुत ही स्ट्रिंजेंट रेस्ट्रिक्शन रखने वाले, है ना। वहाँ पे डेटा की प्रोडक्शन लॉज रखते हैं बहुत ही कड़ी पाबंदियों को, स्टोरेज पे और ट्रांसफ़र पे यूज़र के डेटा को। तो कह रहे इंडिया में तो लगा दिया व्हाट्सएप ने, लेकिन यूरोपियन यूनियन में व्हाट्सएप इसको इन्फोर्स नहीं कर सकती इन लॉज के कारण। देखिए स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है हार्श, रिजिड, है ना, अपने आप में बहुत ही ज़्यादा कड़ा। सिंपल सेंटेंस था, आगे बढ़ेंगे। कह रहे दिस रीजनली डिफरेंशियल ट्रीटमेंट हैज़ अट्रैक्टेड the attention of the Ministry of Electronics and IT, which has sent WhatsApp a series of queries, including on why Indian users would be sharing information with Facebook unlike in Europe. कह रहे ये जो क्षेत्रीय तौर पे डिफरेंशियल ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट मतलब बर्ताव, डिफरेंशियल मतलब भेदभाव वाला, है ना, बायस्ड हो, डिस्क्रिमिनेटरी हो, डिफरेंस हो इसमें। कह रहे क्षेत्रीय तौर पे रीजनली भेदभाव वाला जो बर्ताव है, EU में कुछ और, इंडिया में कुछ और। कह रहे इस भेदभाव वाले बर्ताव ने अट्रैक्ट किया है हमारे ध्यान को, और किसके? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के, जिस मिनिस्ट्री ने सेंड किया है व्हाट्सएप को एक सीरीज ऑफ क्वेरीज, है ना, एक श्रृंखला, एक सीरीज क्वेरीज की, सवालों की, जिसमें शामिल है, और किस पे सवाल? ऑन क्यों इंडियन यूजर्स को शेयर करना होगा, क्यों इंडियन शेयर कर रहे होंगे अपनी इंफॉर्मेशन को फेसबुक के साथ, यूरोप के बिल्कुल अनलाइक, यूरोप के बिल्कुल उल्टा। समझ गए ना। तो कह रहे इस भेदभाव वाले बर्ताव ने कई सवालों को अट्रैक्ट किया है, हमारी IT मिनिस्ट्री का अटेंशन भी आ गया है। इसने कई सारे सवाल भी पूछे हैं, क्यों इंडिया के यूजर्स आने वाले टाइम में शेयर कर रहे होंगे अपनी इंफॉर्मेशन को फेसबुक के साथ, जबकि यूरोप में ऐसा नहीं हो रहा होगा। समझ गए सेंटेंस। डिफरेंशियल मतलब भेदभाव वाला, बायस, डिस्क्रिमिनेटरी एक एडजेक्टिव है। वुड बी शेयरिंग, अगर मॉडल की वीडियो देखिए तो आप जानते होंगे मॉडल प्लस में कंटिन्यूस टेंस, आने वाले टाइम में ये काम हो रहा होगा, इंडियन यूजर्स शेयर कर रहे होंगे, है ना। इस तरीके से इसको आप याद रखें। सब कुछ बेसिक्स में करवा चुका हूँ, इसको देख करके परेशान मत हुआ करो। नई स्ट्रक्चर्स, ये सब स्ट्रक्चर्स को हमने खोल के पढ़ा है, तो ग्रामर सीरीज इज योर ओनली वे टू लर्न दीज स्ट्रक्चर्स, है ना, फॉलो करें। द onus is also on the Indian government to quickly take up the legislation for robust data protection that aligns with the recommendation of Sri Krishna Committee. अब ये कमेटी की और भी कहानी आगे यहीं रुक जाते हैं ना, लंबा सेंटेंस है। कह रहे जो ऑनस है, जिम्मेदारी है, ऑन मतलब ऊपर,
अस मतलब हमारे, जो हमारे ऊपर है वही जिम्मेदारी है। तो कह रहे जो ऑनस है, जो जिम्मेदारी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो अकाउंटेबिलिटी है, कह रहे वो है ऑल्सो, और किसके ऊपर, इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर, कि वो फटाफट से टेकअप करे एक लेजिस्लेशन को, फटाफट से अपने हाथ में ले एक कानून को। और क्यों, ये लेजिस्लेशन होगा रोबस्ट डेटा प्रोटेक्शन का, ये लेजिस्लेशन होगा मजबूत डेटा के प्रोटेक्शन का, और ये वो डेटा प्रोटेक्शन होगी जो अलाइन विद होती है, जो हिसाब से है ना, अकॉर्डिंग टू है उन रिकमेंडेशन के जो श्री कृष्णा कमेटी ने दिए हैं। अब देखो कमेटी के बारे में बता रहा है, विच ट्राई टू एड्रेस concerns about online data privacy in line with 2080 पुट्टा स्वामी जजमेंट। कह रहे जिसने ट्राई किया था एड्रेस करने का कंसर्न्स को ऑनलाइन डेटा प्राइवेसी के बारे में, और उसी हिसाब से इन लाइन विद, उसी हिसाब से जो हिसाब था 2018 की पुट्टा स्वामी जजमेंट का। समझ गए ना, लंबा सेंटेंस है पर सिंपल है, एक बार रिपीट कर रहा हूँ मैं। सारी जिम्मेदारी हमारी सरकार की है, फटाफट से वो उठाए, अपने हाथ में ले, टेकअप करे एक कानून को जो हो रोबस्ट डेटा प्रोटेक्शन का, है ना, इसको फटाफट बनाने का काम शुरू करे, डेटा प्रोटेक्शन जिसमें बड़ी मजबूत हो। कह रहे वो प्रोटेक्शन हो जो अलाइन विद होती हो बिल्कुल रिकमेंडेशन के साथ श्री कृष्णा कमेटी की, है ना, इस कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दी थी उसके हिसाब से ही हो। ये वो कमेटी है जिसने कोशिश किया कि ये एड्रेस करे, हल करे उन कंसर्न्स का जो ऑनलाइन डेटा प्राइवेसी का है, और इन लाइन विद होके करे, उसी हिसाब से करे जो 2018 की पुट्टा स्वामी जजमेंट में आया था। तो ये जजमेंट आप पढ़ेंगे जिसमें बताया गया था निजता का अधिकार भी हमारे जीवन जीने के अधिकार का एक हिस्सा है ना, बहुत ही फेमस जजमेंट है 2018 की। तो राइट टू प्राइवेसी से मैं मिला था सुप्रीम कोर्ट से, कह रहा ऐसा ही सरकार को भी करना चाहिए। अब समझ गए, ऑनर्स का मीनिंग मैंने आपको बता दिया, तोड़ के जिम्मेदारी, अलाइन विद होना मतलब उसी लाइन में होना, अलाइन विद किसी के साथ उसी कतार में आ जाना, लेकिन स्पेलिंग में लाइन से LIGN हो जाता है ना, ध्यान रखें, उसी हिसाब से होना, अकॉर्डिंग टू होना, या एडजस्ट होना, अलाइन विद होना। चलिए आगे बढ़े। इन लाइन विद का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू, है ना, ये एक प्रेपोजिशन है। द ड्राफ्ट बिल प्रपोज बाय द गवर्नमेंट इन 2019 डायल्यूटेड सम ऑफ द प्रोविजंस, फॉर एग्जांपल बाय लिमिटिंग डेटा लोकलाइजेशन इन प्रपोजिंग दैट only sensitive personal data needed to be mirrored in the country and not all personal data as mandated by the committee। कह रहे ये जो ड्राफ्ट बिल आया था सरकार का, जिसको प्रपोज किया गया था सरकार के द्वारा 2019 में, कह रहे इस बिल ने डाइल्यूट कर दिया, धीमा बना दिया, है ना, कमज़ोर बना दिया, ठंडा कर दिया कुछ एक प्रोविजंस को, कुछ एक शर्तों को, कंडीशंस को, प्रोविजंस को, है ना, प्रोविजन मतलब प्रोविजन या कंडीशन। कह रहे सरकार ने एक बिल तो बनाया, प्रपोज तो किया 2019 में, लेकिन डाइल्यूट कर दिया था पुट्टा स्वामी जजमेंट की कुछ प्रोविजंस को। जैसे कि एग्जांपल क्या दे रहे हैं, इसने किया था लिमिट करके इस काम को, और किसको, डेटा के लोकलाइजेशन को। और कैसे, ऐसा प्रपोज करके इन प्रपोजिंग दैट वो ये कि महज सेंसिटिव पर्सनल डेटा को जरूरत होगी कंट्री में मिरर होने की, हमारे देश में कॉपी किए जाने की, और ना कि नॉट ऑल, सारा का सारा पर्सनल डेटा, जैसा कि कमेटी के द्वारा मैंडेट किया गया, इस कमेटी के द्वारा जरूरी बनाया गया। एक बार रिपीट कर दूं, लंबा सेंटेंस है। सरकार के बिल ने सारी कंडीशंस को बहुत डाइल्यूट किया था, सारे प्रोविजंस को। जैसे कि सरकार ने बोला कि डेटा लोकलाइजेशन सिर्फ सेंसिटिव पर्सनल डेटा करना है, अगर डेटा पर्सनल नहीं है, सेंसिटिव नहीं है, तो आप उसको देश के बाहर भी रख सकते हो, सभी पर्सनल डेटा को आपको देश में रखने की ज़रूरत नहीं है, जबकि कमेटी ने बोला था रखने की ज़रूरत है। अब आ जाओ सेंटेंस में देखने वाली चीज़ें। डाइल्यूट करना, किसी चीज़ को कमज़ोर बनाना, वीक करना, मिटिगेट करना, टैम्प डाउन करना, है ना, सब डाइल्यूट के सिनोनिम्स हैं। प्रोविसो मतलब शर्त, प्रोविज़न, कंडीशन। मिरर करना मतलब किसी चीज़ को कॉपी करना, रिफ्लेक्ट करना। अब आपसे ग्रामर कॉन्सेप्ट है, छोटा सा है, सिंपल सा है, एक बार में समझ में आएगा, है ना, कोशिश करेंगे इसको। दो सेंटेंस आपके पास, दोनों सेंटेंस गलत है। ऑल रेसर कुड नॉट विन द रेस, सभी रेसर्स रेस को विन नहीं कर पाए। अगर एक ऐसी रेस थी जिसमें 10 रेसर दौड़े हैं तो कोई तो जीता होगा ना, कितना भी धीमे चले हो कोई तो फर्स्ट आया होगा ना। तो ये सेंटेंस गलत है, ये सेंटेंस फंडामेंटली रॉन्ग सेंटेंस है ना, रेस में कोई भी नहीं जीता। तो मुझे क्या करना है, एक्चुअल में कहना चाह रहा हूँ सभी रेसर्स इस रेस को नहीं जीते, मतलब कहने का ये है कि 10 के 10 नहीं जीते, कोई तो जीता है पर सब नहीं जीते। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, नॉट को यहाँ ना लगा के सेंटेंस के शुरू में लाना है। नॉट ऑल रेसर्स कुड विन द रेस,
अब इसका मतलब क्या है, सभी ने नहीं जीता लेकिन कुछ एक ने जीता। जैसे एक फर्स्ट आया, एक सेकंड आया, एक थर्ड आया, है ना, सबने नहीं जीता। नॉट ऑल रेसर्स कुड विन द रेस। अब ये सेंटेंस मीनिंग के हिसाब से फंडामेंटली करेक्ट है। वैसे ऑल स्टूडेंट्स कैन नॉट क्रैक दिस एक्सट्रीमली डिफिकल्ट एग्जाम। सभी स्टूडेंट्स इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते। अरे तो कौन करेगा, कोई तो करेगा ही ना, किसी को तो क्रैक करना ही पड़ेगा ना, तभी तो एग्जाम बना है। तो मुझे क्या करना है, यहाँ से नोट को उठाना है और सेंटेंस के शुरू में लाना है। सेंटेंस अब फंडामेंटली मीनिंग के हिसाब से सही है। इसका मतलब है सभी स्टूडेंट्स इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते, सिर्फ वही कर सकते हैं जो मेहनत करते हैं। नॉट ऑल स्टूडेंट्स कैन क्रैक दिस एग्जाम। समझ गए ना। तो नॉट ऑल को आपको ऐसे यूज करना है, कभी कभी सेंटेंस का मीनिंग बदल जाएगा नॉट को अगर आपने बीच में रखा। आज के क्विज में यूज होगा ये कॉन्सेप्ट, है ना, वहाँ पे आपको मैं इस पे क्वेश्चन बना के मैंने रखे हुए हैं। कह रहे बट डेटा लोकलाइजेशन एज प्रपोज बाय द कमिटी may not necessarily lead to better data privacy as it carries the possibility of domestic surveillance over Indian citizens। कह रहे लेकिन डेटा का जो लोकलाइजेशन है, डेटा को लोकल अपने इंडिया में जो रखने का काम है ज़बरदस्ती, और कैसे, जैसा प्रपोज किया गया कमेटी के द्वारा, हो सकता है वो ज़रूरी तौर पे लीड टू ना करे, हो सकता है वो ज़रूरी तौर पे हमें ना ले जाए बेटर डेटा प्राइवेसी की तरफ और अच्छी डेटा प्राइवेसी की तरफ। कह रहा एस, क्योंकि ये कैरी करता है, ये अपने साथ में रखता है एक पॉसिबिलिटी, और किसकी, डोमेस्टिक सर्वेलेंस की, घरेलू निगरानी की इंडियन सिटीजन्स के ऊपर भी। तो कह रहे ये भी बिल्कुल ठीक बात नहीं है। सारा डेटा इंडिया में आप रखोगे, हो सकता है आने वाले टाइम में सरकार इस डेटा को ज़बरदस्ती हथिया ले और हमारे ऊपर सरकार ही सर्वेलेंस करने लगे, है ना, फेसबुक की जगह सरकार जो है हमारा डेटा खा जाए। तो कह रहे ये भी अपने आप में सही बात नहीं है। सेंटेंस बिल्कुल सिंपल सा है। सर्वेलेंस आपको मैंने बता दिया ऊपर, निगरानी, इसका अच्छा सिनोनिम है एस्पिनाज, है ना, आपने देखा था। कह रहा है प्राइवेसी इज बेटर एड्रेस्ड बाय स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्चुअल कंडीशंस ऑन डेटा शेयरिंग एंड बेटर सिक्योरिटी टूल्स बीइंग अडॉप्टेड बाय एप्लीकेशंस दैट सिक्योर यूजर डेटा। कह रहे प्राइवेसी सबसे अच्छे तरीके से हल होती है, एड्रेस होती है बहुत ही अच्छे कॉन्ट्रैक्चुअल कंडीशन से, है ना, पहले से ही अच्छी मजबूत कंडीशन, स्ट्रॉन्ग सी कंडीशन बना दो यूज़र और ऐप के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें, और किसके ऊपर, डेटा को शेयर करने के ऊपर, और बेटर सिक्योरिटी टूल्स से जो कि यूज़ होंगे, अडोप्ट किए जाएंगे, किसके द्वारा, एप्लीकेशंस के द्वारा, जो कि सिक्योर करती हैं यूज़र के डेटा को। अगर प्राइवेसी ऐसे एड्रेस हो गई है ना, बेटर आपको स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्चुअल कंडीशन बनानी है और ऐसे टूल्स को यूज़ करना है जो अच्छे हैं, बेटर हैं, जो इनको हमारी एप्लीकेशंस यूज़ भी कर रही हैं डेटा को सिक्योर करने के लिए। कह द प्रपोज बिल हैज़ some of these features similar to Europe's general data protection regulation, but it also requires stronger checks on state surveillance before it is passed। कह रहे जो प्रपोज्ड बिल है सरकार का, इसमें कुछ एक फीचर्स हैं, और कौन से, बिल्कुल सिमिलर हैं जो कि यूरोप के इस वाले कानून के, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। कह रहे प्रपोज बिल में कई सारे ऐसे फीचर्स हैं यूरोप के जैसे ही, लेकिन इसको ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है स्ट्रॉन्गर चेक्स की, मजबूत कंट्रोल के, जो है ना, उपायों की, चेक्स की, कंट्रोल्स की, और किस पे, स्टेट सर्वेलेंस पे, सरकार की निगरानी पे, बिफोर, इससे पहले ये पास हो। तो कह रहे बड़ा अच्छा लॉ बनाया सरकार ने, यूरोप के जैसे ही बनाया है, लेकिन इसमें कुछ और चीज़ें घुसानी पड़ेगी, कहीं ऐसा ना हो सरकार इस लॉ का फ़ायदा उठा के हमारे ऊपर निगरानी करे बिफोर इट इज़ पास, इससे पहले हमें इसको रिक्वायरमेंट है ऐसे चेक्स की। समझ गए। सिमिलर के बाद में टू आता है, डिफरेंट के बाद में टू आता है, एलियन के बाद में टू आता है। सिमिलर के एंटोनिम है दोनों, है ना, डिफरेंट और एलियन, तीनों के बाद में एंटोनिम जो फिक्स प्रपोजिशन है वो आता है टू, है ना। चेक का मतलब होता है कंट्रोल या रिस्ट्रिक्शंस। चलिए अब एक छोटा सा लाइक और एक शेयर दे दें वीडियो को। अब करने वाले अपने आज के क्विज को। आर्टिकल सिंपल था, क्विज थोड़ा सा अच्छे लेवल का मैंने बनाया, तो पहले अपने क्या करते हैं, सेकंड वाला कर लेते हैं, फिर फर्स्ट वाला करेंगे। कह रहे नॉट ऑल वॉर्स हैव लेफ्ट सच ए डीप इम्पैक्ट ऑन एवरीडे या एवरीडे, जो भी आप लगाओ, lives of people as the World War II did, which pushed the humanity in a shambles, या जो भी लगाना चाहो, for several decades to follow या कम। कह रहे नहीं सभी वॉर्स ने लीव किया था या छोड़ा था इतना डीप इम्पैक्ट, और किसके ऊपर, रोज़मर्रा की ज़िंदगियों के ऊपर, हमारे यहाँ के लोगों की, जैसा कि वर्ल्ड वॉर 2 ने किया। तो कह रहे वर्ल्ड वॉर 2 द्वितीय विश्व युद्ध से ज़्यादा किसी ने भी बड़ा इम्पैक्ट हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगियों पे नहीं छोड़ा, और वो ये युद्ध था जिसने पुश कर दिया था पूरी मानवीयता को, ह्यूमैनिटी को, और किस में, डिसऑर्डर में, शैम्बल्स में, कई डेकेड्स के लिए आने वाले वक्त में। अब देखो लाइव्स है एवरीडे,
एवरीडे इस लाइव्स नाम के नाउन को मॉडिफाई करेगा। तो हमें यहाँ पे एडवर्ब नहीं, हमें यहाँ पे चाहिए एडजेक्टिव। एवरीडे बिना स्पेस वाला, तो बी आपका आंसर है या डी आपका आंसर है। अब देखो ह्यूमैनिटी को किस में छोड़ा था, शैम्बल्स में। शैम्बल्स एक ऐसा नाउन है, शैम्बल्स एक ऐसा नाउन है जिससे पहले अ जरूर आएगा, है ना। अ शैम्बल्स आएगा क्योंकि ये एस लगने के बावजूद सिंगुलर होता है। एक्चुअली मैंने क्या कर दिया, आज बी और डी सेम बना दिए, क्योंकि अगर ऐसा है तो हमारे बी और डी दोनों ही आंसर है। बी और डी दोनों ही आंसर बन गए क्योंकि बी और डी दोनों सेम है। एवरीडे अ शैम्बल्स, एवरीडे अ शैम्बल्स, ठीक है। फर्स्ट वाला देखेंगे, मीनिंग और ग्रामर के हिसाब से चूज करना है करेक्ट सेंटेंस को, ठीक है। पढ़ रहा हूँ मैं तीनों सेंटेंस, एक जैसी सेंटेंस है। पॉवर्टी, नेग्लिजेंस एंड इग्नोरेंस आर थ्री सीमलेस एस्पेक्ट्स ऑफ द लाइव्स ऑफ द मोस्ट पीपल। गरीबी, नेग्लिजेंस मतलब किसी चीज़ को नकार देना, है ना, आप जो है नकारे गए हो, है ना। इग्नोरेंस का मतलब है आपकी अज्ञानता। कह रहे ये जो तीनों बुराइयां हैं ना, यही वो सीमलेस एस्पेक्ट हैं, यही वो स्मूथ एस्पेक्ट हैं हमारी ज़िंदगियों के। और किन की ज़िंदगियों के, ज़्यादातर लोगों की, मोस्ट पीपल की। ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगियों के सबसे ख़राब एस्पेक्ट यही हैं, या तो वो गरीब हैं, या वो नकारे हुए हैं, है ना, नेग्लिजेंट हैं, या वो इग्नोरेंस है उनके पास, वो उनके पास अज्ञानता है ना, ज्ञान नहीं है उनके पास। अब देखो सेंटेंस को मुझे इस सेंटेंस को मुझे सही करना है ना, इसमें पहले मैं एरर ढूंढता हूँ। देखो ये तीनों जो एस्पेक्ट्स हैं खराब एस्पेक्ट्स हैं, स्मूथ एस्पेक्ट्स नहीं है। सीमलेस का मतलब होता है स्मूथ। इस सेंटेंस को मुझे सही करना हो तो मुझे सीमलेस की जगह लगाना पड़ेगा सीमी। समझ रहे हो मेरी बात को, सीमी एस्पेक्ट है, सीमलेस एस्पेक्ट्स नहीं है, क्योंकि सीमी का मतलब होता है खराब एस्पेक्ट, है ना, अगली एस्पेक्ट्स। तो ये तीनों चीज़ें नेगेटिव चीज़ें हैं, सीमलेस नहीं हो सकती, यहाँ पे लगेगा सीमी। दूसरी चीज़, लाइव्स हैं ज़्यादातर लोगों की। अगर ज़्यादातर लोगों की बात हो रही है, मोस्ट के बाद में नाउन आ रहा है, तो द का कोई काम नहीं है। इस द को मैं निकालूंगा और द मोस्ट की जगह लिखूंगा खाली खाली मोस्ट। तो फर्स्ट सेंटेंस मेरा गलत है ना। इसी तरीके से सेकंड भी गलत है, यहाँ भी द मोस्ट आ रहा है ना। इसी तरीके से सीमलेस यहाँ भी आ रहा है, तो ये भी मेरा गलत आंसर है, ठीक है। फर्स्ट गलत है, सेकंड गलत है द मोस्ट के कारण, थर्ड गलत है सीमलेस के कारण, है ना। तो मुझे चूज करना है फोर्थ को। यहाँ पे आपको सीमी भी दिख रहा है और मोस्ट भी दिख रहा है बिना द के, ठीक है। तो दोनों तरीके से अपने को देखना था। सीमी एस्पेक्ट है, खराब एस्पेक्ट है, तो सीमी लिखूंगा। ज़्यादातर लोगों की जिंदगी की बात हो रही है तो द मोस्ट नहीं, मोस्ट लिखूंगा द के बिना। डी इज़ माई करेक्ट आंसर। मैं इसको मार्क कर देता हूँ ताकि बाद में जो लोग आएँ वो पढ़ पाएँ। चलिए मुलाकात लूँगा कल की वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग आउट।